हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। हालांकि यहां पर बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो मैं दे चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि अपने पास अब इतना समय नहीं है कि पूरा लिख कर समझाऊं। बच्चों रिवीजन यहां पर करना, जितने भी क्वेश्चन है एकदम सुपर फास्ट। देखिए बिलियन क्या है। पहला प्रश्न है बिलियन। सबको पता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। छोटे क्वेश्चन तो ऐसे भी बच्चा आप 9वीं क्लास में याद कर लिए होंगे। ठीक है कि बिलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अच्छा, समांगी मिश्रण यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं। समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पानी में शक्कर डाला, ये आपका मान लीजिए पानी है, इसमें आपने शक्कर डाला, तो जब शक्कर हर एक भाग पर समान रूप से मिल जाएगा तो वो समांगी मिश्रण होगा। वहीं पे मान लीजिए आप मिट्टी में हल्का पानी डाल दिए तो ये ऊपर ही बस रह गया, तो हर जगह थोड़ी ना फैलेगा, तो ये समांगी मिश्रण नहीं है। लेकिन वहीं पे जब आप शक्कर मिला देते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण है। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को चिपकाओगे तो समांगी मिश्रण नहीं है, लेकिन उसी को गला करके ठोस में ठोस मिला करके वो भी आपका समांगी मिश्रण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि केवल द्रव ही विलयन बनता है, द्रव गैस में भी विलयन बनता है, गैस का ठोस में भी बनता है, ठोस का ठोस में भी विलयन बनता है। आपने सब पढ़ा है, हर प्रकार से विलयन बनने के लिए तैयार होता है। अब देखो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, देखो इसको 2 मिनट में आप तैयार करोगे। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, देखो भाई आप जब भी विलयन बनाते हो तो एक तो आपका होता है विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें घोला जाता है, और एक तो होता है आपका विलेय। विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे आपने शक्कर डाला पानी में, ठीक है, किसमें बच्चों, पानी में, तो शक्कर जो हो गया आपका क्या है, विलेय, तो इसकी मात्रा कम होती है। अब यहां पर दोनों में जो रेशियो है बच्चों, तो मैं बता दूं कि विलेय हमेशा विलायक से कम होता है। याद रखिएगा, विलयन जो बनता है दो घटकों से मिलकर बनता है, एक तो विलेय, दूसरा विलायक। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। ठीक है, अभी मैं विलयन के बारे में बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं इसकी सांद्रता। इसी विलेय के सांद्रता के आधार पर, इसी विलेय के सांद्रता के आधार पर बांटा गया है। पहला जो आपका तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब होता है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन, अर्थात अत्यंत कम। ये जो विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम, जैसे मान लीजिए 15 लीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दिया आपने, तो वो आपका बिल्कुल तनु विलयन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन मतलब जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो, बहुत कम हो, तो आपका वो तनु विलयन कहलाता है। दूसरा सांद्र। सांद्र में क्या होता है, तनु की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे आपने कहा कि 15 लीटर पानी में आप लगभग 1 केजी शक्कर डाल दिए, ठीक है, 15 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर डाल दी, तो आपका क्या कहला बच्चों, सांद्र विलयन। और तनु विलयन 15 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच या कि मान लीजिए 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो 100 ग्राम और 1000 में अंतर है कि नहीं। तो जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होता है बच्चों, तब वो आपका तनु विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होनी, यानी जब विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। विलायक की तुलना में बहुत अधिक नहीं हो सकता सांद्र, ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है बच्चों, तब वो आपका सांद्र विलयन कहलाता है। अब असंतृप्त का क्या मतलब है, देखो संतृप्त और असंतृप्त इन दोनों का मैं रीजन बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपके पास क्षमता है 5 ग्लास पानी पीने के लिए, ठीक है, 5 ग्लास पानी में एग्जांपल ना लूं 10 रोटी खाने के लिए। अब आपको 10 रोटी पूरा का पूरा मिल गया, तो आपने समझा कि हम संतृप्त हो गए। नहीं बोलते संतृप्त हो, आज के भोजन से संतृप्त हैं। कहने का मतलब एक हमारे पास विलायक है और इसको जितना घोलना है भाई, इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक लिमिट होती है, पानी की भी एक लिमिट होगी शक्कर को घोलने के लिए कि इतना ही शक्कर घोल पाएगा। तो जितने लिमिट होगी घोलने की, यदि उतना मिला दिया जाए तो वो आपका संतृप्त विलयन कहला जाएगा। मतलब जितना क्षमता है इसको घोल लेने को, यानी आवश्यकता अनुसार जितना घोला जा सके उतना विलेय पदार्थ मिला है तो संतृप्त है। लेकिन आवश्यकता अनुसार उसे उतना विलेय पदार्थ नहीं मिला तो आपका असंतृप्त है। कहीं ना कहीं मतलब और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती है। असंतृप्त का मतलब इस विलायक में, अर्थात जो विलयन बन गया उसके विलायक में और हम क्या विलेय पदार्थ की मात्रा घोल सकते हैं, तब वो असंतृप्त है। और जब और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा ना घोला जा सके, जितनी क्षमता था उतना मिल गया, जैसे आपके पास 10 रोटी खाने की क्षमता है, बोले 10 रोटी पूरा मिल गया भैया और हम नहीं खा सकते, ठीक है, तो आप संतृप्त हो गए। लेकिन आपके पास 10 रोटी खाने की क्षमता थी, निमंत्रण में गए थे, लेकिन 8 ही रोटी मिल पाया, 2 रोटी नहीं मिल पाया, तो आप असंतृप्त हो, आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। मतलब आप मान लीजिए मार्केट गए, आपको खाने का मन था 10 रसगुल्ले गुलाब जामुन, तो फिर आपको 8 ही मिल पाया, तो आप सोचे यार मैं 10 बना के मोड़ आया था, मिला नहीं, तो आप असंतृप्त हुए क्योंकि 8 मिला है। मतलब विलेय में जो विलेय की थोड़ी सी मात्रा कम है,
यानी और अधिक हम बोल सकते हैं। और लेकिन यदि आपको पूरे 10 के 10 रसगुल्ले गुलाब जामुन मिल गए तो आप संतृप्त हो गए, आप हमेशा हमेशा के लिए खुश होकर के घर बिल्कुल, है ना, खुशी खुशी के साथ जाओगे। तो ऐसे ही होता है विलयन के साथ कि जब विलय की और मात्रा घोली जा सके, मतलब उसकी इतनी सामर्थ है जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके, वो आपका असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन जब विलय पदार्थ की मात्रा इतनी हो जाए कि विलायक में और घोलने की क्षमता ना हो, तो आपका वो संतृप्त विलयन कहलाता है। और अति संतृप्त, ये तो संतृप्त से भी आगे बढ़ गया, मतलब क्षमता थी 10 गुलाब जामुन खाने की, लेकिन फ्री का मतलब रेवड़ी बटने लग गया, तो भैया बोले यार 2 और खा लेते हैं, तो आपका 12 हो गया, मतलब संतृप्त से भी ज्यादा हो गया, तो आपका अति संतृप्त हो गया। कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा जब विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो आपका अति संतृप्त कहला जाता है। ठीक है, जब किसी विलायक में उसकी अधिक क्षमता से भी, उसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय घोल दिया जाता है तो बच्चों आपको हो जाता है अति संतृप्त, मतलब जितनी क्षमता थी उससे भी ज्यादा यदि दे दी जाए तो फिर आपका अति संतृप्त कहला जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि मतलब जब विलेय की मात्रा बहुत कम तो तनु, और जब अपेक्षाकृत ज्यादा तो सांद्र। और आपका संतृप्त विलयन मतलब जितना क्षमता था घोलने के लिए उतना विलेय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा है तो संतृप्त है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है तो असंतृप्त, और यदि उससे ज्यादा हो गया तो अति संतृप्त। ऐसे माइंड में कंसेप्ट बैठा लो। चलिए आगे चलते हैं। गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? देखो ना, गैसों में द्रवों की विलेयता मतलब कहीं ना कहीं गैस जो है द्रव में मिले, ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। देखिए, मान लीजिए एक पात्र है, आप लोगों ने देखा है क्या, कोका कोला, स्प्राइट, है ना, माजा, सब देखे होंगे आप लोग, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। तो यहां पे हम गैस इसमें मिलाना चाहते हैं, तो जब बच्चों ऊपर से दाब लगाते हैं, ऊपर से पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं तो आसानी से घुल जाता है, यानी मिल जाता है। अब आप लोग कभी स्प्राइट को देखना भाई, अब गर्मी का सीजन आने वाला है, तो गर्मी में जब आप स्प्राइट पीते हैं अचानक मतलब उसका जो कवर है खोलते हैं तो वो तेजी के साथ बाहर आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर का दाब ज्यादा होता है और बाहर का दाब कम, उसके अंदर अत्यधिक दाब के साथ भरा जाता है ताकि वो गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में विलेय रहे। यदि दाब के साथ नहीं भरेंगे, मतलब दाब अधिक नहीं करेंगे तो गैस अलग हो जाएगा, सिंपल है। तो हमारे कोको कोला के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बच्चों, दाब पर निर्भर करता है, जितना दाब लगाएंगे विलेय की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो पहला तो दाब ही है कि गैस की जो विलेयता की मात्रा है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी द्रव पर यदि गैस को मिलाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए ये हमारा द्रव है नीचे, ठीक है, ये द्रव है, इसमें हम गैस को इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा दाब लगाएंगे इसकी मात्रा उतनी ज्यादा इसमें मिलेगी। तो पहला आपका दाब बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों गैस का द्रव में विलेयता बढ़ेगा। दूसरा है ताप बढ़ाएंगे तो ये विलेयता नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अणु दूर दूर भागेंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने से खलबली मचती है, सही है कि नहीं? पैर में जूते ना हो, चप्पल ना हो, गर्मी के दिनों में आप रेता पे दौड़ो, फिर देखो खलबली मचेगी। आप सीधे कहोगे भैया 5 मिनट की जगह वहां पे आप 3 मिनट में ही पहुंच जाओ। क्यों? इतनी तेजी से चलोगे भाई, अंदर से ताप मिलेगा ना। ऐसे ही इनको यदि गर्म कर दें तो फिर ये उतना ज्यादा विलेयता नहीं, विलेयता कम हो जाती है। अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्ध मिल जाएगा तो फिर विलेयता कम हो जाएगी। गैसों की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गैस आयनित है तो ज्यादा जल्दी क्रियाशील होगा, ज्यादा जल्दी वो किसी द्रव के साथ क्रिया करके विलेय हो सकता है। इसी प्रकार विलायक की प्रकृति, विलायक मतलब जो अपने आप में घोलता है, जैसे ध्रुवीय विलायक है तो उसकी विलायकन क्षमता ज्यादा होती है, अध्रुवीय की कम होती है। तो ये 2-3 प्रकृति है। दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से विलेयता कम होती है। अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धि कर देंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, विलेयता भी कम हो जाएगा, है ना। दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा, ठीक है। ताप करेंगे तो विलेयता कम होगा, अशुद्धियां मिलाने से कम हो जाता है। गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, जैसे गैस आयनित है तो तेजी से वो, है ना, विलेय होगा बच्चों, लेकिन वहां पे अनायनित है तो आसानी से विलेय नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। चलिए आप देखिए असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा पढ़िए। यदि विलयन में विलेय के कणों का वियोजन या संगुणन होता है, मतलब मिलता है, तो विलयन में विलेय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण असमान गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, इसे ही असमान अणुभार कहते हैं। असमान मतलब जितना होना चाहिए उतना ना मिले। कहने का मतलब विलेय के कणों की संख्या को किसी विलयन में मिलाने पर उसमें क्या है, परिवर्तन आ जाना ही आपका असमान अणुभार कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ही हम किसी भी विलेय कणों को विलयन में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके
कणों की संख्या में परिवर्तित हो जाना ही आपका क्या है, असमान अणुभार है। अर्थात कणों की संख्या में परिवर्तन होता है जिससे अब असमान गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाता है और उसके अणुभार में भी परिवर्तन होना, ये आपका असमान अणुभार कहलाता है। समपराशरी विलयन क्या है बच्चों? समपराशरी विलयन ऐसे विलयन जिनके परस्पर दाब लगभग समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसमें ज्यादा है ना सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। समपराशरी विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं बच्चों जिसका परस्पर दाब क्या होता है, समान होता है। जैसे 2-3 विलयन ले लिए, उनका परस्पर दाब समान है तो आपका समपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। अब इसका जब थ्योरम कराते हैं बच्चों तो वहां पर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनवघट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह कम विलायक ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ यहां पर कि जब हम 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ग्राम अणुक उन्नयक स्थिरांक कहते हैं। सिंपल है, 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट मिला दे। ठीक है, समझिएगा 100 ग्राम विलायक में, ग्राम अणुक बोला है ना, तो 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट मिलाने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही हम बोलते हैं विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इस प्रकार अवनमन में बच्चों वही चीज है कि 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिला देने से उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वही कहलाता है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। कितना सिंपल है, 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होगा, जो कमी होगा, वही आपका ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। उन्नयन में बढ़ेगा, अवनमन में कमी होता है। ठीक, समपराशरी विलयन के उदाहरण आपने पढ़ ही लिया है कि ऐसे 2 विलयन जिनके परस्पर दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन काम के है नहीं। मोलरता और मोललता की परिभाषा थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जो काम का चीज होता है उसे हम आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे यदि परिभाषा आ जाए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या? मोलरता कहलाती है। बार बार समझिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, समझिएगा, किसी विलयन के 1000 ग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाते बच्चों मोललता। क्या कहलाती है? मोललता। मोलरता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, ये मोलरता है। लेकिन मोललता किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के यहां पर 1 लीटर आयतन में है, यहां पर 1000 ग्राम विलायक में, ये विलयन में रहता लेकिन विलायक में है ना, मोलों की संख्या। बाकी दोनों चीज वही है। ठीक बच्चों, लिखना है फार्मूला, विलयन के लीटर के आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता, जो भी होता बच्चों। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या इसका होता है वेट बटा मास। ठीक है, वेट बटा मास मतलब कितना वेट है और उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना, इसे निकालते हैं। ये लीटर में बच्चों, यदि मिलीलीटर में होता तो 1000 का ऊपर गुणा होता। ऐसे हमने मोललता की परिभाषा बताई कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय के अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या हो जाए। और मोलों की संख्या जब भी निकालने पड़ते बच्चों, यानी मोलों की संख्या, तो उसकी संख्या कितनी है, वास्तविक रूप से उसका वेट कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ये चीज है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका और आसानी से तैयार भी कर लेंगे। आणविक द्रव्यमान और द्रव्यमान में डिफरेंस होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है वेट और आणविक द्रव्यमान इन द एम। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी कराया है। थोड़ा बहुत आप लोग पुराने वीडियो भी देखें बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला हमारा है बच्चों हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम जो है वो किसी भी गैस का द्रव में विलेयता संबंधित नियम बताए थे। ये मान लीजिए हमारे पास पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में बच्चों क्या है, हम क्या करते हैं, एक द्रव भर दिए और इसमें गैस मिलाना चाहते हैं तो ऊपर से जितना दाब लगाएंगे उतना ज्यादा गैस मिलेगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था, तो हेनरी ने बताया था किसी भी गैस का द्रव में विलेयता उसके लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान उसमें मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? दाब पर डिपेंड करेगा। यानी एम जो है प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर के जो है एक हेनरी नेतांक हो जाता है। ठीक,
इसके अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलायक की प्रति इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो द्रव्यमान है वो दाब के समानुपाती है। मतलब जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे गैस उतना ही ज्यादा उसमें विलेय होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, यही आपका हेनरी का नियम है। अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण बताइए। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी प्रकृति जो अणुओं के कणों पर निर्भर करता है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि बिलियन के वो भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, केवल संख्या पर निर्भर करते हैं, तो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब बिलियन के एक ऐसे भौतिक गुण जो कि उस बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और बिलियन का परसरण दाब, ये चार ही है। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमने कराया है ना, आपको इससे परेशान नहीं होना है। आगे देखिए बच्चों, परसरण दाब, इसको तो आसानी से आप लोग समझ जाओगे। परसरण की क्रिया क्या है? अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना परसरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना दूं, ये डायग्राम बनाता हूं बच्चों। यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली है, इधर विलयन है, ठीक है, और इधर विलायक है। ठीक, तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना, ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना ही आपका परसरण क्रिया कहलाती है। लेकिन जब विलयन में एक दाब लगा देंगे, ऊपर से दाब लगाएंगे तो इधर से आना बंद हो जाएगा, तो जब दाब लगाएंगे तो एक निश्चित दाब पर इसकी क्रिया रुक जाएगी, तो जिस दाब पर यह क्रिया रुक जाती है वो आपका परसरण दाब कहलाता है। सिंपल है, हम आप यहाँ पे बच्चों आपको समझाने आए हैं और आप समझने, ठीक है, एकदम सुपर फास्ट। ठीक, बाकी आंसर तो आप सबके पास होगा, नोट्स आपके सबके पास होगा। ठीक, तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना, विलायक के अणुओं का, किसके बच्चों? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता बच्चों? परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता? परासरण की क्रिया। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक पिस्टन लगा दिए विलयन के ऊपर, तो जब दाब लगाएंगे तो परसरण की क्रिया रुक जाएगी। तो वह दाब जिस दाब पर परसरण की क्रिया रुक जाती है या अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होते हैं, तो आपका परसरण दाब कहलाता है। इसमें सब वही चीज लिखा हुआ है, सिर्फ समझाना। यहाँ पर क्वेश्चन देखता हूं बच्चों, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उसके आधार पर आपको समझा रहा हूं। आगे देखिए, क्या कारण है कि तापक्रम वृद्धि से गैस का द्रव में विलेयता कम हो जाती है? इसके पीछे रीजन है, जैसे ही हम किसी भी गैस या द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण बच्चों कहीं ना कहीं अणु तेजी से इधर उधर विचलित होने लगते हैं और आपस में नहीं मिलते बल्कि दूर जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें यही है कि ताप जैसे ही देते हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं उसकी विलेयता कम होने के कारण है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाना। तो यहाँ पर एक लंबा चौड़ा कहानी लिखा रहता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता कम होती है, ताप कम करने से गैसों की विलेयता बढ़ती है, गैस के द्रव में घुलना गैस के संघनन की तरह है। ये दुनिया भर की कहानी है। कुल मिलाकर के आप हमारी भाषा में लिखो कि किसी भी गैस या द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अणु पास पास ना होकर दूर दूर जाते हैं, इसलिए विलेयता कम हो जाती है। सिंपल। अणुसंख्यक गुणधर्म आपने पहले भी पढ़ लिया। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे ही विलयन के भौतिक गुण जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। ठीक बच्चों, चीजें क्लियर? इसके 4 भाग आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है आप लोगों को क्या पता है? ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक नंबर, हर एक विलयन का एक निश्चित वाष्प दाब होता है, एक निश्चित वाष्प दाब। वाष्प दाब कैसे बनता है? ये बनता है पहले वाष्प के रूप में, और यही वाष्प जो दाब लगाता है वही वाष्प दाब है। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसे कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जैसे मान लीजिए जल आसानी से वाष्पित हो रहा है, लेकिन उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो फिर वाष्पित होना कम हो जाता है। ठीक है, तो वही कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जैसे शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है
तो फिर विलायक के वास्तव में कमी आ जाती है, ये क्वथनांक विलायन में अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी विलयन का क्वथनांक जो है थोड़ा सा अधिक हो जाता है, वास्तव में कमी आती है, क्वथनांक अधिक होगा, क्वथनांक वृद्धि हो जाता है। हिमांक में अवनमन वही चीज है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ में आ जाता है तो वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी होता है और हिमांक कम हो जाता है बच्चों, इस कारण से हिमांक में अवनमन कहलाता है। प्रसरण दाब वगैरह आपने पढ़ाई है। अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन को परिभाषित कीजिए, बहुत सिंपल है। समपराशरी आपने पढ़ा है कि ऐसे दो विलयन जिनके प्रसरण दाब समान होते हैं वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक बच्चों, और अतिपराशरी जिस विलयन का प्रसरण दाब किसी की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो विलयन है तो जिसका ज्यादा होगा वो अतिपराशरी कहलाएगा, और जिस विलयन का प्रसरण दाब अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है उसे हम अल्पपराशरी विलयन कहेंगे। सिंपल है, दो विलयन हमने लिया, एक का ज्यादा है वो पहले की अपेक्षा अतिपराशरी है, लेकिन दूसरे का क्या है भाई, कम है, तो वो उसकी अपेक्षा अल्पपराशरी होगा। मतलब कम वाले की अपेक्षा ज्यादा वाले को हम बोलेंगे अतिपराशरी, और अल्प जिसका रहेगा उसे हम अल्पपराशरी। और समपराशरी मतलब दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या है, विलयन है। ठीक है, उनका प्रसरण दाब समान है तो समपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक, चीजें क्लियर है। मोल प्रभाज की परिभाषा कोई बताएगा? मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों? विलयन के किसी एक घटक के मोल की संख्या। मान लीजिए हमारे पास विलयन है, मोल प्रभाज जैसे XA करते हैं तो इसके एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है तो आपका मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे विलयन में दो घटक A और B, ठीक है, दो घटक है, मोलों की संख्या Na और Nb है, तब XA निकालेंगे तो Na ऊपर रखेंगे, जिस विलयन के मोल प्रभाज निकालना है उसके घटक को ऊपर रखेंगे। जैसे XB निकालना है तो NB अपान NB प्लस Na, मतलब विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है बच्चों वो मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। यानी विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसमें परिभाषा कुछ भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही परिभाषा पाओगे। देखो जरा, विलयन में विलेय तथा विलायक में से किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में कुल घटक के मोल की संख्या का जो अनुपात ही है आपका मोल प्रभाज कहलाता है। चीजें क्लियर? बाकी राउल्ट का नियम आपको प्रोवाइड करते हो बच्चों, लंबे क्वेश्चन आप लोग स्वतः करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन भाई आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना है, बाकी जितना हो सकेगा मैं कराऊंगा। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता मतलब एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, जीरो रहता है, और आयतन परिवर्तन भी नहीं होता। लेकिन अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो आपका अनादर्श विलयन है, उसमें एंथैल्पी परिवर्तन भी होगा और आयतन भी परिवर्तन होगा। बच्चों अनादर्श विलयन का ही दो उदाहरण होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, मतलब राउल्ट के नियम की अपेक्षा एंथैल्पी परिवर्तन ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो आपका धनात्मक विचलन, और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक होगी तो आपका ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाता है। ठीक है, यहां पर देख लो थोड़ा सा, धनात्मक विचलन वाले विलयन है, यहां पर रखिए, यहां पे विलयन लिखा ना, त्रुटि है, तो जिनका वाष्पदाब राउल्ट के वाष्पदाब से थोड़ा सा अधिक होता है, राउल्ट के आधार पर वाष्पदाब की गणना की जाती है, यदि उससे ज्यादा हो गई या कम हो गई तो अनादर्श विलयन। ये तो क्लियर है भाई, राउल्ट के नियम के आधार पर होगा तो वो आपका आदर्श विलयन है, जो राउल्ट से अधिक या कम तो अनादर्श विलयन होगा। तो यदि अधिक है तो आपका धनात्मक हो जाएगा, कम है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्पदाब अधिकतम होता है और इसका निम्नतम होता है। क्वथनांक निम्नतम होता है बच्चों, इसका क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है, ये निम्न तापी समक्वथीय स्थिर क्वथीय और ये उच्च तापी स्थिर क्वथीय मिश्रण है। ठीक, वैसे ये धनात्मक ऋणात्मक में कभी नहीं पूछा जाता, और आदर्श अनादर्श वैसे भी आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। देखो ये बांध-ठाप गुणांक कभी कभार पूछा जाता है, बाकी कभी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, बल्कि नॉर्मलता से क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार में तैयार कर लेना चाहिए। और भाई हम रिवीजन करा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि भाई आप इतना ही पढ़ के जाओ, और जितना हो सके करो। अभी आपको थोड़ा सा मैं मोललता बताया था, मोललता बताया था बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। मोललता बताया था आपको, मोललता बताया था 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यही तो बताया था, ये मोललता है। जब मोलरता की बात आती बच्चों, मोलरता की बात, तो आपका 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या है, 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या है मोलरता। अब जब नॉर्मलता आएगा बच्चों, नॉर्मलता तो सेम आएगा, 1 लीटर विलयन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या।
ठीक है। यहाँ पर विलेय के मूलों की संख्या, यहाँ भी विलेय के मूलों की संख्या, लेकिन यहाँ 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ 1 लीटर बिलियन में विलेय के मूलों की संख्या, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तुल्यांक की भार, वो आपका नॉर्मलता कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख लो। और यदि 1 लीटर बिलियन में ग्राम शुद्ध द्रव्यमान आ जाएगा तो फॉर्मलता। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या, तो फॉर्मलता। यदि आपका तुल्यांक की भार आ गया बच्चों, तुल्यांक के द्रव्यमान, ठीक है, तो आपका नॉर्मलता हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में यदि ग्राम तुल्यांक की बात आएगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम तुल्यांक तो नॉर्मलता, और किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या आ जाएगी तो आपका फॉर्मलता कहलाता है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेना ऐसे प्रश्न बच्चों, और आप लोगों के साथ लगातार रिवीजन करा ही रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप मैंने करा भी दिया था। पीपीएम पढ़ लेना, पार्ट्स पर मिलियन, प्रति 1 लाख भार भाग में उपस्थित, है ना, विलेय पदार्थ की संख्या ही आपका कहलाता बच्चों। 10 लाख भार भाग कितना होगा बताओ, यहां पर इसकी परिभाषा देखो कितना हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, तो 6, 10 के घात 6 कितना होगा बच्चों, यहां पर आप कैलकुलेशन करो। यहाँ पे 10 घात 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ का सांद्रण या विलेय पदार्थ की मात्रा आपका बच्चों पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। प्रति 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलायक की मात्रा, जो भी आप निकालना चाहते हो, पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। हालांकि ये चैप्टर बहुत रिवीजन कर लिए आप लोग। बाकी बच्चों आप लोग जो बड़े क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, और भी जो चाहेंगे, जो भी आपका डिमांड रहेगा, आपके आधार पर मैं वीडियो लगातार दे रहा हूं जितना भी हो सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निरंतर मेहनत करना हमारा भी दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।